हेलो दोस्तों, चार्ट पैटर्न में आज हार्मोनिक पैटर्न्स का 5 पार्ट 6 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम 5 पार्ट लेके आ चुके हैं, आज पार्ट 6 है। ठीक है, वन शॉट सोल्यूशन फॉर ऑल हार्मोनिक पैटर्न। जो ये पार्ट 6 है, पार्ट 6 का नाम क्या है? इसका नाम है क्रैप पैटर्न। ठीक है, इसका नाम क्या? क्रैप पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है क्रैप का? केकड़ा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए आपको। केकड़ा होता है इसका नाम। इससे पहले जो मैं लेके आया हूँ वो कौन कौन से पैटर्न थे? गाटिल था, बैट था, बटरफ्लाई था और शार्क था। ए बी इजल टू सी डी था और अब क्या है? क्रैप। ठीक है, तो 5 तो हो चुके हैं, आज छठे की बारी है। ठीक है, तो आज बुलिश क्रैप पढ़ेंगे और बेरिश क्रैप पढ़ेंगे, दोनों आज ही कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम अगले जो पार्ट 7 और पार्ट 8 लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा नंबर, कुछ नंबर दिख रहे होंगे आपको, एक्स, ए, बी, सी और डी। जैसे कि आपने इससे पहले सारे देखे पैटर्न, ए बी इजल टू सी डी को अगर आप थोड़ा सा साइड करेंगे तो बाकी सारे जो हैं इसी पैटर्न पे थे। ठीक है, यही लैग थे सबके। ठीक है, यही 5-5 लैग के थे सारे, एक्स, ए, बी, सी, डी। ठीक है, यही 5 लेटर थे, या आप लैग बोल लीजिए, इनके 5 लैग बनते थे बस। एक्सेप्ट आप ए बी इजल टू सी डी को आप थोड़ा सा हटाना पड़ेगा कि इसमें क्या था, इसमें 4 लैग थे, ए बी और सी डी, बाकी सब में 5 लैग के थे। तो ग्रैप को थोड़ा समझना आसान इसलिए है क्योंकि जैसे आप बटरफ्लाई था ना, वैसे ही बटरफ्लाई के थोड़े तर्ज पे ये भी चलता है। ये अलग नहीं है, बटरफ्लाई जैसे ही है, जैसे बटरफ्लाई था वैसे ही ये भी है। ठीक है, मैंने जो बटरफ्लाई पढ़ाया था, शार्क पढ़ाया था, ये सब वैसे उसी की तरह ही है। बस ग्रैप में क्या होता है कि थोड़ा आपको अटेंशन ज़्यादा देना होता है क्योंकि इसे फेबिनाको लेवल जो होते हैं आपको टू द पॉइंट चलते हैं। होते हैं एग्जैक्ट इसके पॉइंट वैसे ही हैं पॉइंट सारे, बट फिर भी इसमें थोड़े से, अगर इसमें थोड़े से अगर आपने अलग कर दिए पॉइंट तो थोड़ा सा आपको इसमें लॉस हो सकता है। ठीक है, बिगनर्स के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो समझ नहीं आ पाते हैं ये पैटर्न, तो ट्रेड नहीं कर पाते। बाकी जो बिग ट्रेडर्स होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और मार्केट को ड्राइव करते हैं इसके उस पर। ठीक है, सपोर्ट मिलता है उन्हें क्योंकि ये लैग जो होते हैं ये सपोर्ट बताते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन बताते हैं और मार्केट एक ट्रेंड में शिफ्ट होता है। ठीक है, वे धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, ट्रेंड शिफ्ट करता है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में पता करेंगे किसने शुरुआत करी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द क्रैप पैटर्न? तो गार्टिल नहीं, सेम इंट्रोड्यूस किया था इसको 2001 में। स्कॉट कैरी ने क्या किया, ऐड किया रिस्पेक्टिव फेवी रेशियो जस्ट लाइक अदर हार्मोनिक पैटर्न्स। ठीक है, जैसे और भी हैं उसी की तरह इसमें भी पैटर्न चेंज डाले, मतलब फेविनाको डाले, उसमें जो है रिस्पेक्टिवली रेशियो ऐड की गई है। तो क्रैप पैटर्न भी क्या है, रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, एक तरफ आपको रिस्ट्रिक्शन बेरिश से बताता है, एक तरफ बताता है आपको कि ये सपोर्ट या बुलिश का है। ठीक है, तो ये बुलिश बेरिश दोनों का है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें ज़्यादा। यहाँ मैं कुछ बताऊंगा नहीं ज़्यादा, बस ये है कि यहाँ बताया दूँ ये रिवर्सल पैटर्न है बुलिश बेरिश दोनों का। लैग क्या है, ईच लैग है क्रैप पैटर्न में डिनोटेड बाय क्या है, अ लेटर से। लेटर से डिनोट होते हैं, कौन से लेटर है वो, ये हैं लेटर, वो 5 लेटर। ठीक, हार्मोनिक पैटर्न जैसे ये कोई चेंज नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, नोट करने वाली बात क्या है इसमें, ये वाली रूल्स जो हैं इसके, रूल्स गेट वैलिडेटेड। इसके रूल जब आप पोजीशन बनाने जाओगे तो जो सारे रूल हैं, ऑल, इससे पहले जितने मैंने पैटर्न बताए हैं उसमें ऑल का मैंने जिक्र नहीं किया है। थोड़े ऊपर नीचे इधर उधर होते तो एक आध थोड़ा नहीं भी है तो भी ठीक है, पर इसमें क्या है, ऑल का है, इस 100% आना चाहिए, इसके 100% की रेशियो आना चाहिए तब ये वैलिड होता है। ठीक है, उससे पहले वैलिड नहीं माना जाता। अगर आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 लाख 3-4 लाख बन रहे हैं, एक्स, ए, बी और सी तो ठीक है, डी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, डी से नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, 4 तो सही बन ही रहे हैं तो हम ले लेते हैं और ट्रेड कर लेते हैं। तो आप इस वाली पोजीशन में आप क्या लोगे, लॉस। इसमें आपको एक्स, ए, बी, सी और डी ये सारे चाहिए तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, डी जो है आपको जब चारों सब मिलेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, उससे पहले प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अब रूल देख लेते हैं, रूल क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्स और ए क्या होती है, हमेशा रैंडम मूव होती है। ठीक है, रैंडम मूव होती है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, पहले बता चुका हूँ मैं कि एक्स और ए जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, एक्स ए जो है एक रैंडम मूव है। ठीक है, क्या है ये, रैंडम मूव, इनका कोई एकदम फिक्स नहीं है। ठीक है, इसको लेने का तरीका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि तरीका क्या है, ये मिनिमम हो और ये क्या हो, मैक्सिमम पे। ठीक है, मैक्सिमम इन द सेंस, ये मैक्सिमम का मतलब ये भी नहीं कि सबसे अलग दिख रहा है ये। ठीक है, होना चाहिए, दिखना चाहिए थोड़ा एक सटीक पे दिखे कि हाँ ये फ्रेम जो है
बन रहा है पूरा, ताकि इसको लिया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं भी x कहीं भी ले लिया और a कहीं भी ले लिया, ये तो रैंडम हो गया, तो कहीं भी ले लो, कोई मतलब ही नहीं है। x से कहीं भी लो, हमें मतलब नहीं, x से ले लिया हम तो। चार्ट भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि और समझ में आए कहाँ लेना है इसको और कहाँ नहीं लेना है इसको। पहले आपको इसको पॉइंट समझा दूँ, ताकि पॉइंट समझने के बाद आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको लेना कैसे है ये, ठीक है। तो x और ये क्या है, रैंडम मूव है दोनों में ही, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, ठीक है। ये बेरिश है और ये बुलिश है। उसके चलते हम ए बी पे। तो ए बी के लिए क्या बोला गया है, ए बी के लिए बोला हुआ है काउंटर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, काउंटर ट्रेड होना चाहिए, तो ये ठीक है, काउंटर ट्रेड मूव होनी चाहिए प्रीवियस लेग, ये लग, और मस्ट रिट्रेस फ्रॉम। और ये जो फेविनागो के नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नोट डाउन कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, कवर करने वाला। मैं एक चीज़ बताऊँ इसकी, मान लो काउंटर इन द सेंस में कैसे काउंटर है, मतलब ए ने बी को कुछ बोला, ठीक है, बी ने ए को बोला, ठीक है, कुछ बी को बोला, तो ये काउंटर में हुआ कि ए ने कुछ बोला, बी ने उसको कुछ काउंटर में बोला, पर इतना नहीं बोला कि बी ए जो है बिल्कुल ही धराशायी हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, उतना नहीं बोला। तो यहाँ भी आपको वही करना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेना है, पॉइंट ऐसी जगह पे लेना है, ये वाला जो पॉइंट ए बी का, कि लगे हाँ कि ए से बी का लेग जो है बन गया, ठीक है। कौन सा लेग बन गया, ये जो लेग है बन गया है, दिख रहा है, हाँ वैलिड दिख रहा है कि वैलिड पॉइंट है। करना क्या है आपको, पॉइंट लेने कैसे हैं, इन नंबरों पे लेने, ठीक है, इन नंबरों पे लेने 0.382 की से लेकर 0.618, ठीक है। यहाँ मैं इंटू 100 कर दूँ तो आपको एक्चुअल क्या नंबर मिल जाएंगे, यही नंबर मिल जाएंगे जो 038.2 और 61.8। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये नंबर यहाँ 0 पे लिखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा नंबर अलग लिखे हुए हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बस इतना यही है कि कुछ फेविनाको पे नंबर जो होते हैं इस स्टाइल पे लिखे आते हैं 0 लिख के, ठीक है। कुछ में कैसे लिखे आते हैं 38 या 61, मतलब कोई काउंटिंग जो होता है पूरी प्रॉपर काउंटिंग होती है 1 2 3 4 वाली, किसी में काउंटिंग होती है 0 से नीचे वाली, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं हो रखना है आपको कि ये काउंटिंग अलग है और वो काउंटिंग अलग है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, लेस देन 1 के नंबर लिए हुए हैं और यहाँ पे लेस देन 100 के नंबर लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बस मैंने बता दिया आपको 100 करके सेम, बाकी बस आपको ये नंबर याद रखना है फेविनाको के, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी लेना, आखिर में लेना, कभी जो भी आपको समझ आए आप ले लेना, ठीक है। उसका चलते हैं BC पे, ठीक है। BC लेग जो बनेगी वो भी क्या होगा, डायरेक्शन होगी, ठीक है। वो भी कौन सी डायरेक्शन है, गोज़ डाउन वाली डायरेक्शन है, गोज़ डाउन मान लो या गोज़ अप मान लो, यहाँ पे वाइसा वर्सा वाली बात है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने बेरिश का दिख रहा होगा, बेरिश वर्जन लिखा हुआ है, तो गोज़ डाउन या गोज़ अप, ठीक है, कोई सा भी एक आप ले सकते हो। पर फिर वही बात मेन, ये पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको BC के भी पॉइंट कौन से याद रखने हैं, 38.2 और 88.6 या, ठीक है, और मतलब या इनमें से कोई एक। ये जब भी आप ये नंबर बनाओगे, जब ये यहाँ से ये लग जाएगी, ठीक है, कौन सी BC लग, ये वापिस जब ये जाएगी तो आपको कौन से नंबर चाहिए, ये जो नंबर लिखा है ना, ये वाला जो नंबर लिखा है, इस नंबर को भी आप वैलिड मान सकते हो, ठीक है। ये नंबर क्या है, ये नंबर है कि इन दोनों का डिस्टेंस है, ये इन दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है। ये अलग नहीं है, डिस्टेंस है दोनों का, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया डिस्टेंस है, A से C का डिस्टेंस है जो ये बताया हुआ है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेवी रेशियो ऑफ द AB लैग, ठीक है। यहाँ A से C का बोला हुआ है, खाली ये A से C का है, पर वहाँ जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है AB लैग को लेकर, ठीक है। यहाँ भी बताऊँ जैसे मैं, ये तो हो गया A, इन दोनों का डिस्टेंस, पर वहाँ जो लाइन लिखी है वो बताई हुई है इसका और इसका, ठीक है, किसका, ये लाइन बताइए इसके लिए और इन दोनों के लिए लिखी है AB के लिए, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 38.2 और 88.6, इन दोनों में से एक। अब आपको ये लग रहा होगा कि कौन सी बेस्ट है, बेस्ट दोनों है, कोई सी भी ले सकते हो इन केस ना मिलने वाली, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ ना हो गए यहाँ भी हो सकता था, और ये पॉइंट यहाँ ना हो गए यहाँ भी हो सकता, ठीक है, यहाँ कहीं भी हो सकता था ये पॉइंट, ठीक है। तब ये नंबर जो है आपका चेंज हो जाएगा, तब ये नंबर चेंज होगा, ठीक है, वैसे ही चेंज नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो, मैंने जैसे यहाँ भी बताया, तो
पॉइंट के जो ये पॉइंट है ये यहाँ भी हो सकता हल्का सा, यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे ऐसे भी जा सकता था, और ये पॉइंट यहाँ होके कुछ ऐसे ऐसे भी मिलता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़ा सामने सामने दिखे, ज़रूरी नहीं है, बट दिखेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। पॉइंट सी जो पॉइंट है यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, कोई भी जगह सी हो सकता है, एनीवेयर, ठीक है। इस पॉइंट में यहाँ हो सकता है, क्योंकि हम पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। कौन 2 पॉइंट दिए हुए हैं? यहाँ पे दिए हुए हैं 38.2 और 88.6, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं CD की, ठीक है। CD क्या है? लास्ट मूव है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट है पर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लैग है क्रैप पैटर्न का, सो दैट, तो आप इसको बोल सकते हो फाइनल लैग भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको ये बोल सकते हो फाइनल लैग भी है। फाइनल है ये, इसके बाद ही आपको पता लगेगा कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में, तो मैं लिख देता हूँ फाइनल, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल लैग, ठीक है, ये हो गया फाइनल। यहाँ से मार्केट क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज बता दी है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है। अंतिम बोल सकते हो, फाइनल बोल सकते हो, जो भी आपको समझ में आए वो बोल सकते हो, एकदम फाइनल है ये। इसके बाद मार्केट क्या बताएगी आपको? इसके यहाँ से ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, जैसे ये लेग बनेगी, यहाँ फिनिश हुई, यहाँ से आपको क्या लेना है? ट्रेड लेना है। तो ट्रेड कैसे लेना है वो ये आपको दिख रहा होगा पैटर्न पूरा, मैं यहाँ बताऊँगा। उससे पहले ये फिनिश करते हैं लाइन। इसमें क्या बोला गया है? सो फार प्रिंटिंग दिस लैग, प्रिंट जब ये लैग प्रिंट होगा तो प्राइस एक्शन चेंज डायरेक्शन गोज़ टू काउंटर ट्रेड XA। अब यहाँ अभी तक हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है? अभी तक हम फ्रेम की बात कर रहे थे। जब हमने ये बना तो हमने बात करी AB की, ठीक है। जब AB के बाद जब BC बना तब हमने बात किसकी बात करी? हमने बात करी फिर से AB और BC की। पर हम अब जब CD बनेगा ना, CD लग बनेगा, तो हम बात करेंगे X और A की। हम बात नहीं करेंगे कि BC क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब भी नहीं होगा कि BC क्या बोलेगा। हमें बात करनी है क्या? CD और XA की, वो मैटर करता है, ठीक है। वही मैटर करता है कि XA कैसे काम कर रहा है। XA और CD की बात होगी, तो उन्होंने यहाँ मेंशन भी क्या हुआ है? तो गोज काउंटर ट्रेड टू XA, द CD लैग रिवर्स बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पॉइंट जो है, फिर वही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि 161.8 ऑफ द XA लैग। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया था ना A और B का, वैसे ही अब से मैं एक और पॉइंट बोलूँ तो यहाँ पे क्या हुआ? A ने D को दिया, कुछ दिया, ठीक है। अब D ने सेम काउंटर करके दे दिया A को, ठीक है। कुछ भी नहीं रखा, नहीं कुछ छोड़ा नहीं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, कम नहीं किया, ठीक है। CD जब बना, CD ने क्या किया? XA को पूरा दे दिया कि भाई ये ले, जो तूने मेरे को दिया था मैं पूरा तेरे को दे रहा हूँ, क्योंकि CD जो कि लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। रिट्रेसमेंट जो होगा उसका कहाँ से हो रहा है? 161.8, 161.8 से आपका ये रिट्रेसमेंट होगा, जो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट इन द सेंस सबसे बड़ी होगी। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये बड़ा होगा, ये इससे XA से CD बड़ी होगी। तभी उन्होंने क्या बोला है कि जो पैटर्न जो होगा वो XA को काउंटर करेगा बजाय किसी और लेटर को, ना AB को ना BC को, ठीक है। इनको नहीं, बल्कि किसको वो काउंटर करेगा? XA को। यहाँ बस यही याद रखना है कि किसको काउंटर करेगा? XA को। D पॉइंट जो है एक्सटेंशन है, कहाँ तक जाएगा? वो जो 161.8%, हिंदी में भी 161, ठीक है, याद रखना। और इंग्लिश में 161.8, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में, ठीक है। दोनों आप नंबर याद रखने, कोई भी 161 या 161.8, कोई भी एक जो नंबर है ये नंबर चलेगा। D जब फाइनल लैग बनेगी, ठीक है। यहाँ पे D का क्या है? यहाँ पे आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले का, कि D इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है D के लिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि आपको कौन सा लैग देखना है, ठीक है। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे, ताकि और चीज़ आपको समझ में आए चार्ट, ठीक है। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने ये पहले बोला, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले लाइन बोली थी कि रैंडम का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ऐसे रैंडम ले लिया कि बस रैंडम कुछ भी।
लेने का मैं यहाँ भी रैंडम हो सकता था, ठीक है, रैंडम यहाँ से भी वो खींचते यहाँ ले लेते, पर उन जो चार्ट बन लिया गया है, चार्ट पे बना है लिया गया है, वो कैसे लिया गया है आप देख सकते हो, इस पॉइंट से लिया गया है, ठीक है। पहले तो ये चार्ट जो है 4 घंटे का लगा हुआ है, 4 आवर का है, ठीक है, और ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का एक्सचेंज का है। ऐसा कि ना बहुत कम होता है जो ये बड़े बड़े डेटा यूज़ करते हैं, तो वो लोग इन्हीं पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आसानी से दिख भी जाता है ये, ठीक है, दिखता उस पर भी है, ठीक है, 50 और बैंक निफ्टी सब पे दिखता है, सब पे आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्टॉक पे कर सकते हो, ई रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो जिस पे भी आपको लगाना है लगा सकते हो। आपको थोड़ा टाइमिंग का होना चाहिए इसका, ठीक है, टाइमिंग 1 घंटे के ऊपर के चार्ट हो ज़्यादा अच्छा होगा, उस पर लगाने में ज़्यादा सही रहता है, बजाय कि आप नीचे की चार्ट की पे लगाओ, ठीक है। नीचे की चार्ट पे लगाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो प्राइस एक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, जब जहाँ ज़्यादा प्राइस एक्शन फ्लक्चुएट होता है वहाँ मुश्किल होता है लगाना सॉरी। तो जैसे ये रैंडम था, पर रैंडम का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी ले लिया आपने, बस आपने पॉइंट लेने के लिए कुछ भी पॉइंट ले लिया। रैंडम मतलब एक पॉइंट लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा वो पॉइंट जो है वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ देख के लिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, बस ये मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ पे आपने मैक्सिमम पॉइंट ले लिया उन्होंने, इसके बाद फिर वापस नीचे आया, रिट्रेस किया, बी बना, वापस से फिर सी बना, जैसे मैंने सी का बोला था, यहाँ पे आपने देखा कि सी ऑलमोस्ट पैरेलल चला गया उसके, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि सी पैरेलल था, यहाँ पे आप एक्चुअल में दिख रहे हो कि थोड़ा नीचे, जैसे मैंने यहाँ बोला भी कि ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, बराबर हो, आप थोड़ा सा यहाँ दिख सकते हो, यानी यहाँ पे बनाया था जो, ये भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से इतना भी दिख सकता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा नीचे दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे दिख रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं बिल्कुल सामने हो, बिल्कुल यहाँ एकदम सामने दिख रहा है, ये लो जी, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, वैलिड है वो, ठीक है। और फिर वापस से बाकी भी सी डी जो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लॉन्गेस्ट लैग है, वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, वो जो रिट्रेसमेंट भी है उसकी लॉन्गेस्ट होगी सी डी की, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो इससे कंपेरिजन किया जाएगा कि बिल्कुल यहीं दिखे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार ये कम दिख रहा है, इसको जो ये आप मैंने ये बना हुआ है, इसको बहुत सिर्फ आपको समझने के लिए लेना है, बाकी जो चार्ट पे होता है ना, जो लाइव चार्ट पे होता है वो अलग होता है हमेशा, वो हमेशा अलग होता है, वो सेम नहीं होता। लाइव चार्ट पे जब होता है, जैसे कहते हैं ना पेपर ट्रेडिंग करना बहुत आसान है और रियल ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही होता है, यहाँ पे बन गया है तो आसान दिख रहा है कि बस ये बहुत आसान है, एम दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, पर एक्चुअल में कैसे दिखता है, कैसा बनता है, तब वहाँ पता लगता है जब लाइव में आप जाओगे, लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है कुछ, मैंने देख सकते हो आप, बुलिश में क्या है, ओवरऑल द मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड बट व्हेन ऑल द रूल्स ऑफ द ग्रैब पैटर्न्स आर मैट, जब सारे ग्रैब पैटर्न मिल जाएंगे तभी आपको लेना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे उसने डीप कंप्लीट किया तब शुरू हुई ऊपर की लेग, ठीक है। यहाँ पे आपको पोजीशन कहाँ लेनी है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन एंट्री, ठीक है, और एस एल, ठीक है, एस एल कहाँ पे लेना है, एस एल और टारगेट, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे, एंट्री, एस एल और टारगेट कहाँ पे करना है, पढ़ लेते हैं इसके थोड़ा सा। इसमें भी प्राइस एक्शन चेंज डायरेक्शन, एज यू कैन सी बिलो, पीछे देख सकते हो, बिलो मतलब पीछे का है, पर यहाँ पे एक्स का जो एनी रैंडम मूव था बुलिश था, ठीक है, कोई मूव बुलिश मूव था, वो रिट्रेसमेंट कहाँ से हुआ है, 61.8 से हुआ है, रिट्रेसमेंट कहाँ से हुआ उसका, 61.8 से हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं देखने आपको, ये नंबर लिखें, ये नंबर नहीं देखना आपको, यहाँ से रिट्रेसमेंट होगी, ये रिट्रेसमेंट देखना आपको कहाँ से है, 61.8 से, जो कि सबसे पहले बताया गया था, ठीक है। ये जो नंबर आपको याद रखने हैं लैग के। आगे जाएंगे, प्राइस एक्शन गोज अप, फिर से वापस ऊपर गया, रिट्रेस क्लोज 68 फेबिनाको लेवल ऑफ ए बी, फिर जैसे मैंने बोला ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 68 लिखा हुआ है ना, 68 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है, सेम यहाँ भी आपको क्या काम करना है, यहाँ भी आपको वही देखना है, जब ये गया तो 38.2 या फिर वही 88.6, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं मिले आपको पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इस लेवल में भी, ये लेवल भी
सही है, ठीक है, ये भी लेवल पे पॉइंट हो सकता था बी सी जो पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी यहाँ पॉइंट हो सकता है यहाँ पे भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं दिख जाए वो पैटर्न, सिर्फ यहीं पैटर्न दिख जाए वो। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे एट दिस स्टेज, उसका स्टेज जब ये बनने के बाद द प्राइस एक्शन कन्फर्म द 3 मूव, अब 3 मूव हो चुकी हैं, अब फाइनल लेग कौन सी बनेगी, सी डी की बनेगी फाइनल लेग, ठीक है, सी डी की फाइनल लेग आएगी। इससे जो फाइनल अब मार्केट बताएगा किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन पता लगेगा कि मार्केट कितना टारगेट मिल सकता है। डायरेक्शन तो पता ही है कि ये डायरेक्शन जो है बुलिश के लिए बनाया जा रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड के लिए, पर इससे फाइनल होगा कि मार्केट कहाँ से एंट्री, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट होगा, ठीक है। तो फाइनल लेग था कन्फर्मेशन मूव फॉलोइंग ऑल द रूल्स। अब एट द एंड द लास्ट मूव ऑफ द पैटर्न क्लियर द क्रैप पैटर्न वाज जेन्युइन। अब जो ये क्या बोला गया है, बिल्कुल जेन्युइन पैटर्न बना हुआ है, हाँ यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है। दिस मूव ऑफ पैटर्न इज़ द लॉन्गेस्ट वन, ये कौन सी बनती है, मैंने पहले बोलती ये जो होती है लॉन्गेस्ट वन होती है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट वन होती है, ठीक, सबसे लंबी जो है यही होगी, इसको मैं यहाँ लिख दिया लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है ये वाला सी डी, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लेग होती है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, रीच होता है ये नंबर भी आप याद रख सकते हो। बाकी ये नोट लिखा हुआ है कि फेबिनाको के नंबर जो होते हैं वो क्रूशल होते हैं ट्रेड के लिए, इनक्रेडिबल क्रूशल टू ट्रेड क्रैप पैटर्न, ठीक है। इफ़ यू रिकग्नाइज द पैटर्न ऑन अ चार्ट प्राइस चार्ट, इफ़ यू फाइंड द फेविक रेशियो नॉट मैचिंग विद द पैटर्न रूल, इट मीन द पैटर्न इनवैलिड। सो मैं फाइनल लास्ट लाइन जो है मैंने पढ़ दी, बाकी लास्ट लाइन जो है मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, अच्छे से अंडरलाइन कर रहा हूँ, डू नॉट ट्रेड दैट पैटर्न। क्या अगर वो रूल नहीं मैच कर रहे हैं, फेवी, ये जो रूल लिखे हैं आपको यहाँ दिख रहे होंगे, फेवी रेशियो नॉट मैचिंग विद द पैटर्न रूल्स, अगर पैटर्न के रूल के सबसे मैच नहीं कर रहा है तो आपको नहीं करना है। ऐसा हो सकता है ये जो लेवल लगे हुए हैं, जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये फेबिनाको पे बन जाए। ऐसा हो सकता है कि मार्केट, आपने देखा कि मार्केट कुछ एम टाइप सा बना रहा है, पर फेबिनाको पे वो नहीं बैठ रहा है, ठीक है, फेबिनाको पे सही से नहीं बैठा है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है, तो डोंट ट्रेड ऑन दैट, ठीक है, फिर ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है और कोई और पैटर्न लगाना है, ठीक है। इस मैंने 5 पैटर्न बताए हैं, कोई और पैटर्न लगा के देखना है, इस पैटर्न को अगर ये नहीं बैठ रहा सही से तो ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नोट मैंने इसमें लिखा हुआ पहले से ही, बहुत क्रूशल नोट है ये, ठीक है, गलती हो जाएगी और फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड नहीं करना, इतना याद रखना कि ट्रेड नहीं करना अगर ये आपको वैसे नहीं दिख रहा है जैसे आप बताया जा रहा है, ठीक है, समझाया जा रहा है वैसा नहीं दिख रहा, तो ट्रेड नहीं करना है। बाकी बहुत ईजी होता है ये, ठीक है, थोड़ा मुश्किल कब आएगा, जब ये फेबिनाको के एज पर फेबिनाको ना दिखे, ठीक है। तो गलती से भी ट्रेड मत करने बैठ जाना अगर ये क्या फेबिको रेशियो से ना मैच करे तो, ठीक। आगे चलते हैं बेरिश के लिए। बेरिश से पहले आपको बता दूं इसके एंट्री और एसएल। वैसे यहाँ पे लिखा, ये चार्ट जो बनाया हुआ है दिख रहा होगा इस पर, इसमें क्या है कि एंट्री कैसे लेनी, एंट्री लेने के लिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ, एंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है जैसे ही आपको दिखे कि रेड कैंडल बनी, ठीक है, या फिर ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है जहाँ से आपने पॉइंट, आखिरी पॉइंट लिया है, उस कैंडल का जैसे ही, जिस कैंडल पे आपने माना कि ये बेस मान लिया, इस कैंडल पे आपने बेस माना, ठीक है, रेड थी या ग्रीन थी कोई मतलब नहीं, आपने इसका बेस बना लिया है। इसका बेस बनते ही ग्रीन कैंडल ने अप ट्रेंड ने, ग्रीन कैंडल क्या बोलूँ, अप ट्रेंड ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है, यहाँ कहीं क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे आपकी मान लीजिए ये हो गई आपकी एंट्री, ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर ये क्लोज के ओपन के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया, क्लोज मैटर कर रहा है, हाई मैटर नहीं कर रहा है, हाई कुछ भी हो सकता है, क्लोज मैटर कर रहा है। जैसे ही प्रीवियस कैंडल के अगर रेड कैंडल थी और उसके ऊपर क्लोज दे दिया तो आपको ट्रेड करना है, अगर ग्रीन कैंडल थी और उसके क्लोज के ऊपर क्लोज दे दिया मार्केट ने तो आपको ट्रेड लेना, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना। ये हर किसी में चलता है, चाहे आप नॉर्मल में ट्रेड लाइन पे काम कर रहे हो या किसी पैटर्न में काम कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि हेड एंड शोल्डर देख लिया, ठीक है, कप एंड हैंडल देख लिया, जो भी पैटर्न आप देखते हो इन पैटर्नों पे भी यही काम करते हैं कि आपको प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज जैसी दे दे मार्केट, ठीक है, क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज जैसी दे दी मार्केट, वैसे ही आपको उस पर ट्रेड करना, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है।
स्टॉप लॉस के लिए मैंने वैल्यू बोला हुआ है कि आपको कुछ पॉइंट लीवे होते हैं, वो कौन से कितने पॉइंट होते हैं। इसमें तो आपको दिख रहा होगा ये एरिया बना हुआ है पूरा, पर अब मैं कहूँगा स्टॉक की बात करूँगा। जैसे स्टॉक होता है, अगर आपका 100 रुपये का स्टॉक है तो 20 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको लीवे करने होते हैं, नहीं तो उसका जो भी नियर में लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, जो भी इसका नियर में जो भी नियर का पॉइंट है, उसका पॉइंट है लो पे, उसका ऐसे लगा दो। ठीक है, उसका ऐसे लगा दो, नहीं तो 20 पॉइंट का। अगर 100 पॉइंट्स, अगर मैं कहूँ कि 100 रुपीज़ का कोई शेयर स्टॉक है तो ठीक है, तो 20 पॉइंट्स का, एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का तो आप स्टॉक में ऐसा लगा के देख सकते हो। टारगेट क्या क्या है इसमें टारगेट का क्या है कि ए, जो भी ए रैंडम मूव आपने लिया वो ही, सी नहीं देखना है। ठीक है, सी को नहीं देखना है, आपको सिर्फ ए को देखना है। जो भी आप ए पॉइंट होगा उसको ही आपको इसका टारगेट मानना है। ए पॉइंट ही आपका क्या होगा, टारगेट होगा। तो ये नहीं कि सी और ऊपर चला गया तो और ऊपर ले लिया, ऐसा नहीं है। और साथ साथ में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेना है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हो जाके, टेक्निकल पेज में जाके मिल जाएगी, टेक्निकल एनालाइज में। ठीक है, वहाँ भी बता रखा है। बाकी अभी आप देख सकते हो ये कितना मार्केट ने कितना अपने आप को एक जगह पे उठाया गिराया। ठीक है, तो इतना तो आप कोई भी नहीं है कि यहाँ पे इतना दौर देखेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेरिश वाले पे। तो बेरिश में क्या है, बेरिश में भी वैसे ये सेम ही है। ठीक है, बेरिश में भी सेम है कि एक्स और ए क्या है, रैंडम मूव है। ठीक है, एक्स ए एक रैंडम मूव है। यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा आपको मैं एक चीज़, जैसे कि आपने यहाँ देखा ये इस पॉइंट से क्यों नहीं लिया गया, इस पॉइंट से ही क्यों लिया गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे कि हमने इस पॉइंट से लिया हुआ है, उस पॉइंट से क्यों नहीं लिया जहाँ से हम और भी लेते थे। हमने पिछले वाले पॉइंट से ले लेते, जरूरी थोड़ा ना कि इसी पॉइंट से लेते, पिछले पॉइंट से ले लेते, तो वो क्यों लिया हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जब ये वाला पॉइंट जब ये बना ना, ये पॉइंट इससे ये वाला इससे क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, ये इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जब फ्रेम बनाया गया वैसे ही, क्योंकि अब जब आपने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को x माना और इसको a माना, ठीक है, इसको x और a माना, और जैसे ही आपने कहा कि अब ये x से b हो गया, पर अब जो नंबर बोले गए हैं b के लिए वो तो बैठे ही नहीं रहे भैया। ठीक है, जो b के नंबर बोले गए हैं ये वाले, वो तो बैठे ही नहीं रहे ना यहाँ पे। ये तो पूरा ही आप देखोगे तो एकदम शार्पली डाउन मूव चला गया। ठीक है, ये शार्पली ना डाउन मूव चला गया, तो ये बी नहीं माना जाएगा, ये बी नहीं माना जाएगा। फिर क्या किया, यहाँ से लिया गया ए एक्स रैंडम मूव, बी परफेक्ट एज पर द नंबर 38.2, सी कौन सा 38.2, बी और 88.6, इनमें से कोई एक, तो कौन सा 38.6 वाला माना गया। ठीक है, उसके बाद फिर वही डी जो है लॉन्गेस्ट लेग 161.8। ठीक है, इन सब में वहाँ से मार्केट ने रिस्ट्रिक्शन दिखाया और मार्केट क्या सीधा डाउन ट्रेंड के लिए स्टार्ट। इसमें सिंपल है, बाकी इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसमें बता चुका हूँ पहले ही, प्रीवियस में सब कुछ बता चुका हूँ मैं, तो इसमें जो है मैं नहीं बताऊँगा कुछ भी। बाकी बस मैं ये पढ़ देता हूँ, फाइनल है ये कि वी हैव आइडेंटिफाइड द क्या क्रैप बेरिश क्रैप पैटर्न प्लॉट, क्या फेबिनाको प्लॉट करते हैं। ठीक है, चार्ट में देख सकते हैं आप, और चार्ट में जिस चार्ट प्रीवियस चार्ट में देखा, द मार्केट वॉज एन अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर वापस मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड, क्योंकि पहले जब आप बेरिश लगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, मैं ओवरऑल बस पढ़ रहा हूँ ताकि बाकी तो सेम जो यहाँ है ना, बस ये नोट याद रखना, बुलिश वाला बेरिश के लिए भी, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। नंबर आपको दिख रहे हैं, रैंडम मूव, बेरिश रैंडम मूव है, ए भी बुलिश मूव। ठीक है, रीच हुआ कहाँ पे, ये एक्स ए लेग। ठीक है, थर्ड लेग बी सी, द थर्ड लेग बी सी गोज इन द काउंटर डायरेक्शन ऑफ रिट्रेस टू द दिस नंबर फेवी लेवल ऑफ ए बी मूव। The last leg is crucial because our decision making depend on this move alone। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिसीजन किस पे हमारा बैठता है,
डी लेग पे, डी लेग पे हमेशा डिसीजन बैठा होता है, ए बी सी डी, डी लेग पे ए बी सी बन गए, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने सबसे पहली लाइन यही बोली थी बनाते वक्त ही, यहाँ पे लिखा था मैंने कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी एक्स ए बी सी सही है तो हम ले लेंगे, ठीक है। अगर डी सही नहीं है तो क्या होगा, फिर डेफिनेटली लॉस होगा, ठीक है। अगर डी सही नहीं है तो मतलब नहीं लेना है। एक्स ए बी सी डी इस चारों सही होनी चाहिए, पांचों सही होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। ये याद रखना है चीज़, ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि ये जो लैग है, कौन सी लैग, इस लैग को याद रखना, डिपेंड्स किस पे कर रही है, मेकिंग डिपेंड्स ऑन दिस मूव अलॉन, कौन सी वाली, लास्ट वाली, लास्ट लैग इज़ अ क्रूशल बिकॉज आर डिसीजन मेकिंग है वो, ये डिसीजन मेकिंग है। यहाँ ही आप अपना, अब आप किसी पे भरोसा कर रहे हो पैसे लगाने के लिए कि ये जो है मेरे फाइनल है, इसमें पैसा लगाऊंगा और यहाँ से मुझे पैसा बन के देगा, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लैग है वो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करना है, बिल्कुल भी बस ले लेने वाली बात नहीं कि लेना है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो अपना किसी भरोसा करके, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी टेक्निकल थिंग है, फेल होती हैं, 100% नहीं चलता है, ये भी फेल हो जाती हैं। हाँ, अगर आप सही से लगा रहे हो तो फिर मैं कहूँगा 100% है ये, तो फेल नहीं होगी, अदरवाइज़ इट कैन बी फेल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता है, ठीक है। मिल जाएगा आपको 100%, पर 100% लेने के लिए भी बहुत शॉर्ट से लगा होना चाहिए। वी कैन सी द लास्ट लेग रीच क्लोज दिस लेवल ऑफ ए बी लेग एंड कन्फर्म द अपीयरेंस ऑफ द बेरिश क्रैप पैटर्न। उसने कन्फर्म कर दिया एज पर द, इस पैटर्न को देख के उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि मार्केट जो है यहाँ से डी बना और मार्केट अब डाउनवर्ड शुरू हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये ग्रैप पैटर्न भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डरावना इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नोट्स आ गए हैं कि बार बार बताने के लिए। इससे पहले वाले में ऐसा नहीं था कि आप बस समझने की होती थी कि हाँ समझ लिया और लगा सकते हैं तो लगा लिया और यूज़ कर लिया। इसमें क्या है, एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एकदम कन्फर्म चाहिए। यू वांट कन्फर्म लेवल, रिवर्सल लेवल ना, बस ऐसे नहीं कि बस यूज़ करने के लिए बैठे हैं, यूज़ बस यूज़ किया और चलो भाई हमें तो बस मिल गया, ट्रेड मिल गया तो हम करेंगे। बाकी अब इसमें ऐसा है कि आप चाहें तो इसमें आप RSI और MACD CDS भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, इसके लिए मैं बोल देता हूँ, प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए इनमें से कोई आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों यूज़ नहीं कर सकते हो पर एक को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। RSI को बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और मूविंग एवरेज होती है ये, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज के बारे में बताता है, CD वाला कन्वर्जन डाइवर्जन, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो एज पर फॉर सिग्नल के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा डिपेंडेंसी बढ़ा दो उस पर सिग्नल के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ अब इनके हिसाब से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, अगर पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ये, ठीक है, कोई सा भी, तो ये थोड़ा सिग्नल दे देंगे आपको। RSI भी सिग्नल कर देगा और MACD भी थोड़ा सिग्नल कर देगा कि हाँ मार्केट में लेने लायक है कि नहीं। सेंटीमेंट पर पता लग जाएंगे कि हाँ कि मार्केट सेंटीमेंट किस साइड है, डी पॉइंट जो है कन्फर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। परफेक्ट चार्ट ढूंढने के चक्कर में नहीं मिले, परफेक्ट चार्ट ढूंढा पर नहीं मिला, इस बारे कह रहा हूँ, ठीक है। लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, बस ज़्यादा ध्यान नहीं, बस ये कि हाँ कि मार्केट जो लगाया है जब, तो आप यूज़ कर लेना इनमें से कोई सा भी एक, तो कंफर्मेशन हो जाएगी। बाकी ज़्यादा इसमें यह है कि थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसकी थोड़े से प्रो कौन सी बता देता हूँ आपको थोड़े से अपनी तरफ से कि देखो ये तो हैगा कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ये पैटर्न बहुत एक्यूरेट पे चलता है, अगर बहुत एक्यूरेट है ना तो 100% है, ये एकदम एक्यूरेट जा रहा है ना। अगर ये मैं कहूँ कि अगर ये एक्यूरेट जा रहा है ना, ये पूरा एक्यूरेट जा रहा है, ये वाला पैटर्न अगर एक्यूरेट है पूरा, तो फिर आपको ये 100% दे देगा, ठीक है। 100% आपको दे देगा, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल कर जाएगा, अगर 100 एक्यूरेट नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको प्रॉफिट जो है नहीं मिलेगा। और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है इसका कि प्रॉफिट ही, इसका जो
लॉस एसएल होता है छोटा होता है और टारगेट जो होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ अच्छी है इसमें, और प्रॉफिट बना के देने वाला है, ठीक है। और इसमें जो उसके थोड़े कौन सा वो क्या है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है सिर्फ किसके लिए, जो नए नए बिगनर्स के लिए, जो नए नए मार्केट में आए हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं ये बोलूँगा बस। ये तो क्या होगा इसके, ये होगा इसके प्रो है, ठीक है, ये कि आपको थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट देने वाला है ये, ठीक है। और मैं कौन के लिए बोल दूँगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, किसके लिए, फॉर बिगनर्स के लिए। तो कॉम्प्लिकेटेड है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। ठीक है, उनके लिए क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या है, इसके कौन है, हाँ अब ये भी है कि थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाइड ऑन ट्रेडिंग चार्ट में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, एकदम से नहीं दिखेगा कि दिख गया चलो मिल गया लगा दिया। जैसे मैं यहाँ बताया भी था कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है यहाँ पे, यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहीं से क्यों लिया, ठीक है। पहला लाग ये बनाया गया, ठीक है। हो सकता था कि इसके ले लेते, यहाँ से ले लेते कि पर बी सही नहीं मिल रहा है हमें। तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है फिर इसका कि क्या है इसमें, क्या कि क्लियर, थोड़ा सा क्लियरिटी में थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, ठीक है। लेने के बाद थोड़ी क्लियरिटी कि डी पॉइंट, जो मैंने ऐसे बोला डी पॉइंट इसका बहुत सब डिपेंडेंट उस पर है। तो डी पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए, अगर डी पॉइंट क्लियर नहीं है तो बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपके लिए, ठीक है। डी पॉइंट थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है डी पॉइंट पे, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आया होगा क्रैप पैटर्न भी, ठीक है। ये इसमें आप ये कर सकते हो कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाली का, ठीक है, इस वाली का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो बने रहे चैनल पर ऐसे और भी वीडियोस के लिए, निफ्टी की जानकारी के लिए और ब्रेकआउट स्टॉक के लिए, सीखने के लिए, सीख के समझने के लिए, अपने स्टॉक पे उनको यूज़ कर सकें। जैसे ये पैटर्न यूज़ करना, ठीक है, एक दो बार यूज़ करोगे तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो बने रहे चैनल पर, धन्यवाद।